गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं जहां से अपन ने कल छोड़ा था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पेपर आपको ठीक है बोर्ड लग रहा होगा, लेकिन आप देखो जैसा भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सारी चीजें वो आसान नहीं होती। देखो हर बार कई बार वो आपके सामने वो कई चीजें वो टिपिकल भी आती हैं, तो हमें उनका भी सामना करना होता है। तो थ्योरेटिकल पेपर है, मैं आपको पहले दिन बता चुका हूँ। अगर दिक्कत आती है तो एक दो बार और भी बार इसको जरूरत कॉपी में लिखिए, पढ़िए, परिभाषा को, एग्जाम्पलों को, सब समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन इसके आगे भी थ्योरम करते हैं। कल एक थ्योरम आपने की थी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम वो क्या है, परिबद्ध होता है। अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा पढ़ी, अपसारी पढ़ी और दोलनीय अनुक्रम पढ़ा। अब देखिए एक अगली थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है, आसान सी थ्योरम है। एक इतना कुछ है नहीं खास, केवल परिभाषा पता होनी चाहिए। यदि एक्स क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है। यदि एक्स क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है, तब इसकी सीमा अद्वितीय होगी। तब इसकी सीमा अद्वितीय होगी। तो इसका मतलब है कि एक्स एक अभिसारी अनुक्रम है, ये तो दिया गया है। तो अभिसारी अनुक्रम की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में प्रूफ ये करना है कि इस अनुक्रम की सीमा है वो अद्वितीय होगी। अद्वितीय का मतलब, अद्वितीय का मतलब है कि उसके जैसा और कोई नहीं, केवल एक। तो इसका मतलब है कि इसकी सीमा है वो एक होगी और उसके अलावा और कोई भी नहीं होगी। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षर को अभिसारी अनुक्रम लिखते हैं और अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है कि एक्शन क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। तब आपको ये प्रूव करना है कि जो अनुक्रम अक्षय है उसकी सीमा क्या है, अद्वितीय। ठीक है, तो इसका प्रूव देखो इस प्रकार से होगा। इसको कॉन्ट्राडिक्शन जो आपका होता है मेथड, उससे प्रूव करेंगे, यानी विरोधाभास विधि से। मतलब क्या हुआ कि इसका विपरीत आपको लेके चलना है, यानी यहाँ से प्रूव करना है कि इसकी सीमा वो एक ही होगी और वो अद्वितीय होगी। तो यहाँ से इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आप उसका एक से अधिक ले लोगे। तो यहाँ से अपन स्टार्टिंग में लेके चलेंगे कि इस अनुक्रम की एक से अधिक सीमाएं हैं और वो ले लेते हैं दो। ठीक है, एक हो जाएगी L1, एक हो जाएगी L2। तो दो सीमा हो जाएगी, तो दोनों का विसर्ग करेगा। ये अभिसारी अनुक्रम है, दोनों के लिए कंडीशन लिख देते हैं। लास्ट में कुछ ऐसा आना चाहिए जो कि आप उसका लेके चल रहे हो उसका विपरीत हो। तो अपन बोल देंगे कि भाई जो अपन ने लिया वो गलत है। तो फिर सही क्या हो जाएगा, एक्स की सीमा है वो अद्वितीय। तो इसको प्रूफ कौन सी विधि से करेंगे, विरोधाभास विधि से इसका प्रूफ होगा। ठीक है, सीमा अद्वितीय है, इसका विपरीत लेके चलेंगे, यानी इसकी आप दो सीमाएं लेके चलोगे। किसकी, अनुक्रम अक्षर की, L1 L2। ठीक है, देखिए यदि संभव हो तो माना कि अनुक्रम अक्षर की दो सीमाएं हैं L1 व L2। इसका विपरीत ले लिया अपन ने। अब दो सीमाएं हैं तो दोनों समान तो होने से रही। अगर समान होगी तो फिर तो एक ही हो गया ना। तो इसका मतलब क्या होगा, L1 नॉट इक्वल टू L2।
L1 नॉट इक्वल टू L2 या L1 माइनस L2 नॉट इक्वल टू 0। इतना आप आसानी से लिख सकते हो उसमें, ठीक है। अब यहाँ से आप लेके चल रहे हो कि अनुक्रम अक्षर की सीमा है वो L1 भी है, अनुक्रम अक्षर की सीमा है वो L2 भी है। यानी अनुक्रम अक्षर है वो L जो आपका L1 है उसको अभिसरित भी होता है और अनुक्रम अक्षर है वो L2 को भी अभिसरित होता है। तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। वहां पे उसकी परिभाषा क्या थी, अभिसारी अनुक्रम की दो कंडीशन थी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x n बराबर L, या उसको क्या लिख सकते हो x n का मापांक माइनस L, x n माइनस L का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, ठीक है। n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N, एप्सिलॉन पर निर्भर। एप्सिलॉन क्या था, श्वेत ऋणात्मक संख्या थी ग्रेटर देन 0। तो ये बहुत बार आ चुकी है, सीमा बिंदु में भी आ चुका है, अभिसारी अनुक्रम में भी आ चुका है। ये अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। और फिर वो उसके दो दिन, ठीक है, ओपन इंटरवल अनंत पदों के लिए उसके एल के जो प्रतिवेश है उसमें अनंत मान होंगी वगैरह वगैरह। तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, बार बार रिपीट हो रही है। तो अपन एक बार लिखेंगे L1 के लिए, एक बार L2 के लिए। आगे देखिए, देखिए यदि एक वास्तविक संख्या डेल ग्रेटर देन 0, जैसे आप एप्सिलॉन लेते हो ना, इसी प्रकार मैंने कोई संख्या ली, वास्तविक संख्या डेल ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार है कि L1 माइनस L2 का मापांक होगा वो बड़ा होगा डेल से, और आज ये तो आपने ली है डेल ग्रेटर देन 0। तो कहने का मतलब ये है कि L1 माइनस L2, अब देखो L1 और L2 के मान अपने को मालूम नहीं है, आप L1 माइनस L2 का मान निकालो, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, बाहर इसके लगा हुआ है मापांक, तो मान प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा यानी 0 से बड़ा आएगा, और जो आपका डेल है उसका मान भी क्या है, 0 से बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो L1 माइनस L2 का जो मापांक है उसका मान आ रहा है 2, ठीक है। तो आप जो डेल है उसका मान क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 0 से बड़ा है। जो 2 है आज वो भी 0 से बड़ा है, 1 है वो भी 0 से बड़ा है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, L1 माइनस L2 का मापांक ग्रेटर देन डेल ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया होगा, आसानी सी कंडीशन है, ठीक है। L1 माइनस L2 का जो मापांक है उसका मान हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। वो क्या होगा, 0 से बड़ा। उसको अपन ने कोई संख्या दे दी डेल, अपने को मालूम नहीं है कौन संख्या आएगी, तो उसको कोई नाम दे दिया डेल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे देखो।
क्या लिखा है? पहली कंडीशन आपने L1 भी सीमा ली है अनुक्रमक सेन की और L2 भी ली है। तो पहले वाली की बात कर लेते हैं। जब L1 क्या है? अनुक्रमक सेन की सीमा है। तो देखो यदि X अनुक्रमक सेन सीमा L1 को अभिसरित होता है, सीमा L1 को अभिसरित होता है, तब एक सुरेश आप धनात्मक संख्या लेते हो कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन का मैंने मान ले लिया डेल बाई 2। ये आपके अभी समझ में आ जाएगा कि डेल बाई क्यों लिया, ठीक है, डेल बाई 2 क्यों लिया है। अब ये देखिए कि क्या डेल बाई 2 का मान है वो 0 से बड़ा होगा? देखो जो डेल है उसका मान क्या है? 0 से बड़ा है। इसमें भाग दे दो दोनों तरफ, यहाँ से डेल बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से ना 0/2 0। तो डेल का मान भी 0 से होगा बड़ा और डेल बाई 2 का मान भी 0 से बड़ा, एप्सिलॉन का मान भी 0 से बड़ा। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आप डेल बाई 2 ले सकते हो। अभी यही मान क्यों लिया ये आपके अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल बाई 2 ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार है कि, तो यहां से क्या लिखोगे? xn माइनस L1 का मापांक लेस देन डेल बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन N1 बिलोंग्स टू कैपिटल N। मैंने परिभाषा उसमें क्या लिखा था? xn माइनस L या xn माइनस अल्फा, ठीक है, जो भी लो आप लोग। xn माइनस अल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, वहां पे L की सीमा, यहाँ पे क्या हो जाएगी? L1, तो L1 आ गया। एप्सिलॉन की जगह डेल बाई 2, वहां पे क्या था? n ग्रेटर देन N0। यहाँ पे दो होंगी, एक L1 होगा एक L2 होगा। तो L1 के लिए ले लेते हैं N1 और L2 के लिए ले लेते हैं N2, ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो n ग्रेटर देन N, जो वहां पे था 0 उसकी जगह N1। कंडीशन वही है, N0 भी N में बिलोंग करेगा, N जो आपने लिया है 1 वो भी कैपिटल N में बिलोंग करेगा। तो केवल परिभाषा लिखी है मैंने किसकी? अभिसारी अनुक्रम की, ठीक है। जब अनुक्रमक सेन है वो सीमा L1 को अभिसरित होता है। अब दूसरी लिखेंगे, जब अनुक्रमक सेन है वो सीमा L2 को अभिसरित होता है। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो ये इतना हो गया, समझ में आया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार इसको रिपीट करना और अच्छे से नोट करो, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब की बार L1 की जगह क्या आ गया? L2 की यदि अनुक्रमक सेन है वो सीमा L2 को अभिसरित होता है, तब एक स्वच्छ धनात्मक संख्या एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल बाई 2 ग्रेटर देन 0 के संगत वहां पे N1 था। तो ये लैंग्वेज आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी परिभाषा किस प्रकार है, ठीक है। तो इनके संगत N2 बिलोंग्स टू N का अस्तित्व इस प्रकार है। N जो 1 है वो भी कैपिटल N में है और जो N2 है वो भी कैपिटल N में, ठीक है। इतना
यहां से कहां कहां चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगी असमीका 3। एक्सेंट माइनस L2 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n2 बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये जब आपने जो आप उसको विभेदन लेके चले हो उसकी दोनों की परिभाषा से हो गया सिंपल सा। एक बार L1 के लिए, एक बार L2 के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखो, देखो स्टार्टिंग में अपने पास एक मान था ये देखो असमीका 1, L1 माइनस L2 का जो मापांक है वो क्या है? डेल से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो जो अपनी मेन परिभाषा होती है उसमें होता है n0। ठीक है, अब यहाँ पे दो थे n1 n2, देखो मैंने यहाँ पे ले लिया है n0। n0 क्या लिया है? मैक्सिमम ऑफ n1 n2, यानी n1 n2 में से, ठीक है, जो भी मान होगा बड़ा n1 n2 में से जो मान होगा बड़ा वो ग्रहण कर लेगा कौन? n0। और उससे बड़ा मान हो जाएगा कौन? कैपिटल N। भाई आप उसको लेते हो n ग्रेटर देन n0, यानी n के एक मान n0 के बाद में जो आपका xn माइनस एल का मापांक है उसको आप न्यून इच्छा अनुसार न्यून बना सकते हो। अपन हो सके उतना, ठीक है, बड़ा मान ही लेंगे, चाहे वो n1 हो चाहे n2 हो, और फिर उसे जो बड़ा मान होगा हो जाएगा स्मॉल n का। यानी सिंपल सी बात ये है, वहां पे जो आप उसको लिखते हो n ग्रेटर देन n0, ठीक है, तो n0 यहाँ पे से n1 और n2 में से जो मान बड़ा होगा उसको ले लेगा। सही है ना? ठीक है, छोटे मान का तो कोई मतलब नहीं है भाई, n1 n2 तो हो सके उतना कौन सा मान लेंगे? ना बड़ा मान लेंगे। तो ये केवल यहाँ पे जो n0 लिया गया है ये आपकी जो वहां पे थी परिभाषा उससे मिलान खा जाए, बस उसी लिए इसको प्रतिक्रियाओं के रूप में क्या दे दिया? n0 दे दिया। दो लिए थे अलग अलग, एक के लिए n1 हो गया, एक के लिए n2 हो गया। अब इनको एक बनाना है वापस से, तो इनकी जगह प्रतिचिन्ह आ जाएगा n0। अब बात करते हैं L1 माइनस L2 के मापांक की। अपने पास दो मान है, एक है xn माइनस L1 का मापांक, एक है xn माइनस L2 का मापांक। तो अपने पास L1 माइनस L2 तो है, लेकिन इसमें xn नहीं है। तो समीकरण आपको 2 और 3 का इसमें यदि उपयोग करना है तो यहाँ पे अपने को xn चाहिए। xn है नहीं तो क्या करेंगे? xn को जोड़ देंगे और xn को घटा देंगे। तो इसको देखो आप है ना इस प्रकार से लिख सकते हो। सही लिखा है, देखो देखिए, xn माइनस xn कैंसिल, माइनस L2 प्लस L1, L1 माइनस L2 वही हो जाएगा। अब ये यहाँ पे असमीका है, आपने कॉम्प्लेक्स सम में पढ़ा होगा 12th में, एक Z1 माइनस Z2 का मापांक क्या होता है?
ये थी वो समीकरण, देखो क्या थी, Z1 माइनस Z2 का मापांक लेस देन इक्वल टू Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक। जो Z1 है उसकी जगह xn माइनस L2, जो आपका Z2 है उसकी जगह xn माइनस L1। यहाँ पे एक साथ मापांक है, इनके दोनों का अलग अलग मापांक होगा, बीच में क्या जाएगा प्लस, कौन सा चिन्ह आ जाएगा, बराबर की जगह लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया रीजन। इसको क्या लिखोगे, xn माइनस L2 प्लस xn माइनस L1। अब यहाँ पे इसका मान अप्लाई करोगे समीकरण 3 से, और इसका मान अप्लाई करोगे समीकरण 2 से। आगे देखिए, इसका मान है समी का 3 से डेल बाई 2, और इसका मान है समी का 2 से डेल बाई 2। ठीक है, दोनों का ही मान क्या हो जाएगा, डेल बाई 2। डेल बाई 2 प्लस डेल बाई 2 डेल। ठीक है, और n ग्रेटर देन n। तो L1 माइनस L2 का जो मापांक है वो क्या रहा है, लेस देन j। समीकरण 4। अब इसमें करना क्या है, L1 माइनस L2 का मापांक मान पहले भी आया है क्या, जो आपने शुरू में लिया है कि L1 नॉट इक्वल टू L2, फिर लिखा L1 माइनस L2 नॉट इक्वल टू 0, और फिर आपने लिखो डेल ग्रेटर देन क्या, असमीका 1 की बात कर रहा हूं, उसको देखिए। वहां पे क्या था, L1 माइनस L2 ग्रेटर देन डेल। वहां पे क्या था, L1 माइनस L2 ग्रेटर देन डेल। यहाँ पे क्या है, L1 माइनस L2 लेस देन डेल। ये आया कहां से, ये तब आया जब आपने अनुक्रम xn की दो सीमाएं ली, L1 व L2। आया नहीं आया, वहीं से आई है असमीका 4। असमीका 1 थी वो अलग थी, वो उस प्रकार थी जब आपने दो सीमाएं ली थी। ठीक है, आपने जब स्टार्टिंग में दो सीमाएं ली L1 व L2, तो उसके लिए आपने लिखा कि L1 माइनस L2 का जो मापांक है वो बड़ा होगा डेल से, डेल बड़ा होगा किससे, 0 से। इंपॉर्टेंट है पहली समीका। तो और जो असमीका 4 आई है आज, वो भी कहां से आई है, जब आपने सीमाएं ली है L1 और L2। तो आप जब एक स्टेटमेंट को उपयोग कर रहे हो तो आपकी जो असमीकाएं आ रही हैं वो विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए, जबकि ये तो हो रही है। तो समीकरण असमीका एक है वो तो क्या है, L1 माइनस L2 का मापांक ग्रेटर देन डेल। ये क्या है, L1 माइनस L2 का मापांक लेस देन डेल। तो समीकरण 4 है वो क्या है, समीकरण 1, या ऐसे बोल दो असमीका 4 है वो असमीका 1 की विरोधाभासी है। इसका मतलब जो आप स्टार्टिंग में लेके चले हो वो गलत है, यानी अनुक्रम xn की दो सीमाएं होंगी L1 व L2, ये कथन क्या है, गलत है। सही क्या हो जाएगा, अनुक्रम xn की एक ही सीमा होगी और वो अद्वितीय होगी, वो अद्वितीय होगी। ये थ्योरम थी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, आसान सी थ्योरम थी। अभी सारी अनुक्रम की परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसको प्रूव कैसे करना हो, जो दिया गया उसका विपरीत लेके चलना है, और कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जो कि आपने लिया है उससे मेल ना खाए, तो आप बोल दोगे कि जो अपन ने लिया है वो क्या है, गलत है। सही क्या हो जाएगा, उसका विपरीत, यानी यहाँ पे अनुक्रम xn की सीमा है वो क्या हो जाएगी, अद्वितीय हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखते हैं आगे।
असमीका 4 होते हैं, असमीका 1 की विरोधाभासी है। तो इसको आप अच्छे से लिखिए, आराम से समझ समझ के फिर अपन आगे करते हैं। क्या लिखोगे? हमारा ये मानना गलत है कि अनुक्रामक संघ की दो सीमाएं L1 व L2 होंगी। तो गलत ये, तो सही क्या हो जाएगा? अनुक्रामक संघ की सीमा है वो अद्वितीय। अनुक्रामक संघ की सीमा है वो क्या है? अद्वितीय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, थ्योरम थी। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आई होगी। केवल देखो परिभाषाओं का खेल है। अगर आपकी जो परिभाषाएं हैं वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है, उनका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई करना है। उसके बाद में अब तक आपने देखो जितनी भी थ्योरम की हैं उनमें सब में परिभाषाओं का खेल है, और आगे भी परिभाषाओं का खेल रहेगा। बस जो स्टेटमेंट आ चुके हैं उनको याद रखना है। जैसे कल आया था कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम है वो परिबद्ध अनुक्रम भी होता है। तो जहां पे आपको अभिसारी अनुक्रम दिखे वहां पे आप उसको परिबद्ध अनुक्रम भी बोल सकते हो। ठीक है इतना? तो इसको आप थोड़ा सा और लिख लीजिए, फिर और करते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम। आसान सी थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। यदि अनुक्रमक सेन क्या है? अभिसारी है। तो वही कंडीशन, अभिसारी अनुक्रम की कंडीशन क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। तो अनुक्रम एक्सेन का मापांक, इसमें इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे एक्सेन है और यहाँ पे एक्सेन का मापांक है। इसका मतलब इस अनुक्रम के सारे पद प्लस के होंगे, माइनस के नहीं होंगे। सिंपल सी चीज है। एक्सेन का मापांक भी क्या होना चाहिए? अभिसारी होगा, परंतु जो विलोम है वो आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। विलोम का मतलब यदि एक्सेन का मापांक भी अभिसारी है तो ये आवश्यक नहीं है कि अनुक्रम एक्सेन भी क्या हो? अभिसारी हो। ठीक है, ये इसका विलोम हो जाएगा।
तो स्टार्ट करते हैं, देखिए। सही है। अनुक्रमक साइन दे रखा है, अभिसारी अनुक्रम है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अक्सैन बराबर एल, एल कोई परिमित मान, यानी अनुक्रमक साइन है वो एल को अभिसरित होता है। ठीक है, अब देखिए ये बात सही है क्या? यहाँ पे मैंने मान लिखा है अनुक्रमक साइन के मापांक का, तो अनुक्रमक साइन के मापांक का मान अक्सैन होगा, इसका मान हमेशा प्लस में होना है, माइनस में नहीं होना है। तो यहाँ से मान अक्सैन कब होगा? जब अक्सैन का मान या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। ठीक है, प्लस में आ जाएंगे सारे मान। अक्सैन बराबर लीजिए 0, 1, 2, 3, 1/2, 1/3, सारे मान प्लस में होंगे नहीं होंगे। और अक्सैन जो अक्सैन का है मापांक, उसका मान क्या होगा? माइनस अक्सैन होगा यदि अक्सैन क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब -1, -1/2, -2। तो यहाँ पे मान लो आप लेते हो -1, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? इसके मान प्लस में। कहने का मतलब है कि अनुक्रम अक्सैन का जो मोड है उसका मापांक है, उसका मान हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। यहाँ से भी प्लस में आएगा, यहाँ से भी प्लस में आएगा। ये मान कब होगा? जब अनुक्रम अक्सैन या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। ये मान कब आएगा? जब अनुक्रम अक्सैन है वो 0 से छोटा है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पहली कंडीशन की, जब अनुक्रम अक्सैन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अक्सैन का जो मापांक है उसका मान कितना हो जाएगा? अक्सैन। समीकरण एक से कितना हो जाएगा? लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जो अक्सैन है उसकी जगह अक्सैन का मापांक। ये किसकी परिभाषा है? अभिसारी अनुक्रम की। इसका मतलब अक्सैन का मापांक भी क्या है? अभिसारी अनुक्रम। सिंपल सा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन की अक्सैन क्या है? लेस देन 0 है, तो इसका मान कितना है? जो आपका अक्सैन का मापांक है उसका मान कितना है? माइनस का अक्सैन। तो समीकरण एक से क्या लिखोगे? जो अक्सैन है उसका मान कितना हो जाएगा? वहां से अक्सैन का मान माइनस अक्सैन का मापांक, एक ही बात है। इसका मान निकालना अपने को। यहां से क्या आता है देखिए, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अक्सैन का मापांक, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अक्सैन के मापांक का मान दूसरी कंडीशन में माइनस अक्सैन, या इसको क्या लिख सकते हो? इसके बराबर में चल रहा है। एक ही बात है, ये माइनस बाहर आ जाएगा आपका। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अक्सैन, इसका मान एल, समीकरण 1 से
माइनस एल। तो एल कोई परिमित मान है, ठीक है, तो यहां से माइनस एल भी क्या हो जाएगा, कोई परिमित मान। अगर मान लो दो परिमित मान है तो -2 भी तो परिमित मान है, आप उसको काउंट कर सकते हो। 3 परिमित मान है तो -3 भी क्या होगा, परिमित मान। तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सएन का मापांक क्या हो जाएगा, -l। यानी एक कंडीशन में एल को विस्तृत होता है, एक कंडीशन में -l को विस्तृत होता है। दोनों कंडीशन से बोल सकते हो कि एक्सएन का मापांक है वो भी एक क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। इतना सा था बस। इसकी दूसरी कंडीशन और है कौन सी, विलोम वाली, उसको देख लेते हैं। आप इसको इतना लिख लीजिए। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सएन का मापांक इज इक्वल टू -l, यानी एक्सएन का मापांक भी एक अभिसारी अनुक्रम है। अब इसकी एक कंडीशन और दे रखी है कि भाई इसका विलोम भी क्या है, आवश्यक रूप से सत्य नहीं। तो ये विलोम का मतलब देखो, ये विलोम का मतलब जो मैंने लिखा है कि यदि एक्सएन का मापांक यानी इसको उल्टा एक अभिसारी अनुक्रम है, तब ये है आवश्यक नहीं है कि अनुक्रम एक्सएन भी क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, ये है इसका मतलब। इसको लेके इसको तो दिखा दिया, लेकिन अब ये दिखाना है कि जब ये हो तब ये आवश्यक नहीं है कि ये अभिसारी अनुक्रम हो, जबकि ये आवश्यक है कि अनुक्रम एक्सएन जब अभिसारी अनुक्रम है तो इसका मापांक भी क्या होगा, एक अभिसारी अनुक्रम। ये तो आवश्यक है, ये तो हर कंडीशन में होगा, लेकिन ये कह रहा है कि ये हर कंडीशन में होना जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी कंडीशन के लिए हो, किसी के लिए नहीं हो। तो इसको अपन प्रूव करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, अनुक्रम एक्सएन का कोई मान लेंगे, अनुक्रम एक्सएन के मापांक का मान आ जाएगा और वो देख लीजिए अभिसारी है या नहीं। ये अनुक्रम एक्सएन का मैंने मान लिया है -1 की पावर n और ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। बहुत बार ले चुके हैं, ठीक है। देखिए ये इसके मान हो जाएंगे, आप आसानी से अप्लाई कर दो। n बराबर -1 1 इस तरीके से ये आ जाएगा अनुक्रम एक्सएन का मान। अब यहां से ये अनुक्रम एक्सएन का मान है, तो अनुक्रम एक्सएन का जो मापांक है तो उसका मान क्या आएगा, अनुक्रम एक्सएन का मापांक है उसका मान क्या आएगा, यानी इसके मापांक लगा दो, इसके भी मापांक, इसके मापांक, इसके मापांक, मान कितना आ जाएगा, इसमें केवल एक अवयव रहेगा क्या, 1। तो देखिए जो आपका एक्सएन का मापांक है उसमें तो एक अवयव है, लेकिन जो अनुक्रम एक्सएन है
उसमें दो अवयव आ रहे हैं, 1 -1 1 -1 1 -1, कौन सा अनुक्रम हो जाएगा ये? दोलनीय अनुक्रम। आपको मैंने बताया था अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, दोलनीय अनुक्रम। ये 1 और -1 के बीच में दोलन कर रहा है, जबकि इसका फिक्स मान है 1। तो इस एग्जांपल से क्या प्रूफ होता है कि जो अक्षयन का मापांक है एक अभिसारी अनुक्रम है, जबकि अक्षयन क्या है? एक दोलनीय अनुक्रम है। तो क्या प्रूफ होता है कि यदि अक्षयन का मापांक एक अभिसारी अनुक्रम हो तो ये आवश्यक नहीं है कि अनुक्रम अक्षयन भी क्या हो? एक अभिसारी अनुक्रम हो, क्योंकि ये यहाँ पे दोलनीय अनुक्रम है। आसान सी थ्योरम थी, बस इतना सा। तो 2 थ्योरम हुई आज की क्लास में, आपको समझ में आई हुई अच्छे से? आसान थी बिल्कुल। इनको पढ़ना, इसको लिख देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो ये थ्योरम थी सिंपल सी, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे क्लास में अपन 1-2 थ्योरम और है, 2 थ्योरम और है, शायद उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इनको लिखना अच्छे से, पढ़ना, फिर मिलेंगे।